गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग लेसन 5 मानव संसाधन पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे काम और कार्यशील जनसंख्या। हमारे देश की जनगणना में किसी श्रमिक या उत्पादक काम करने वाला माने ये बहुत उलझने वाले सवाल हैं। ज़्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता, उनके काम का स्वरूप बदलते रहता है। मतलब हमारे देश के अगर जनगणना में अगर हम श्रमिकों या काम करने वाले लोगों को हम देखें तो उनमें हमेशा क्या है, उलझने बनी रहती है कि उनके पास कोई नियमित काम करने या रोजगार उनके पास उपलब्ध नहीं होता। तो इस स्थिति में वो लोग अपने जो काम होते हैं वो स्वरूप वो बदलते रहते हैं। अब आगे देखते हैं, लोगों के पास कभी रोजगार होता और कभी वे खाली बैठे रहते। ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए, इसका ठीक हल तो नहीं निकल सकता, मगर जनगणना आयोग उसके लिए एक काम चलाऊ परिभाषा का उपयोग करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनको क्या है, नियमित रोजगार तो नहीं मिलता है, साथ ही उनका जो काम का स्वरूप है, काम जो करते हैं वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो इस स्थिति में क्या उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए, इसके लिए क्या है, जनगणना आयोग क्या है, काम चलाऊ तौर से एक परिभाषा करने के एक उपयोग में लाया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा गया है। मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से आर्थिक रूप से, मतलब उनके जीवन का जो आर्थिक रूप है जिससे उनका जीवन चलता है, उस हिसाब से क्या है, गतिविधियों में भागीदारी के साथ उसको जोड़कर देखा गया है। तो उस भागीदारी में देखते हैं क्या होता है। यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल है बल्कि सुपरवाइजरी और निर्देशन भी इस श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काम की जो गतिविधि है उसकी भागीदारी को हम कैसे देखें। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भागीदारी को एक तो हम शारीरिक रूप से देख सकते हैं और दूसरा क्या है, मानसिक रूप से। तो इसके अंतर्गत जो काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल होते हैं, तो बल्कि इसमें क्या होते हैं, न तो इसमें सुपरवाइजरी और जो निर्देश देने वाले श्रेणी भी आते हैं इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि इसके अंदर आंशिक रूप से मतलब कुछ थोड़े समय के लिए या अल्प समय के लिए क्या करते हैं, खेती या पारिवारिक उद्योग में ये जो भी छोटे मोटे उद्योग लगे हैं या पारिवारिक उद्यम लगे हुए हैं, उसके अंतर्गत वो आर्थिक गतिविधि में क्या है, मदद करते हैं। या फिर क्या है, अवैतनिक काम भी शामिल है जिसमें क्या है, वेतन नहीं दिया जाता है। इस तरह उपयुक्त कार्यों में लगे सभी लोग क्या होंगे, श्रमिक हैं। इस तरीके से जो पारिवारिक, खेत या उससे संबंधित अन्य गतिविधि में जो होंगे, आर्थिक अपनी गतिविधि में, वो क्या होंगे, लोग श्रमिक की श्रेणी में आएंगे। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए, मतलब घरेलू खर्च के लिए पूरी तरह से खेत या दूध उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको भी श्रमिक रूप में माना जाता है। यहाँ ये बताया गया है कि इसमें वे लोग भी आएंगे जो घरेलू अपने खर्च के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो खेतों में या फिर किसी अन्य उत्पाद में काम करते हैं, तो वो भी क्या है, श्रमिक के रूप में ही माना जाएगा उनको। लेकिन दैनिक घरेलू काम करना जैसे खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि को उत्पादक श्रम नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ ये बात भी बताई गई कि दैनिक मतलब रोज के कार्य करने वाले, घरेलू घर के काम करने वाले, जैसे यहाँ खाना पकाना, पानी भरना जैसे कार्य या सफाई करने जैसे कार्य करने वाले को उसमें श्रम नहीं माना गया है। अब आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया कितने प्रतिशत, 30% लोग मुख्य रूप से काम करने में लगे हुए हैं और लगभग 10% लोग आंशिक, मतलब कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए क्या कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। लगभग 60% लोग उत्पाद काम में नहीं लगे हैं। कितने प्रतिशत, 60% लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में थोड़ा फर्क है, थोड़ा
फ़र्क दिखाया गया है। यहाँ 30%, यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति को बताया कि 30% लोग मुख्य रूप से काम में लगे हैं, उत्पाद काम में लगे हैं, और लगभग 16% आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। और यहाँ बताया कि 16% जो व्यक्ति हैं वो आंशिक, थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए कार्य करते हैं। लगभग 52% लोग क्या कर रहे हैं, लोग उत्पाद काम में नहीं लगे हैं, वो उत्पाद या कोई भी किसी काम में वो नहीं लगे हुए हैं। कितने प्रतिशत? 52%। अब आगे देखते हैं साक्षरता क्या है। साक्षरता में देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% थी बताया गया है। किसने? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर, कितने लोग साक्षर हैं उनकी प्रतिशत को बताया गया, अर्थात हर 4 में से 3 व्यक्ति क्या हैं? पढ़े लिखे थे। अगर आप पहले की जनगणना के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। मतलब साक्षरता दर में अपनी संख्या को दर्ज किया हुआ है। काफ़ी अधिक मात्रा में लोग क्या है, शिक्षा की ओर बढ़ने लगे हैं। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में जहां साक्षरता महज कितनी प्रतिशत थी? 18% थी। अर्थात 100 में से 82 लोग क्या थे? निरक्षर थे। निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे हुए। वहीं 2011 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ करके 64.84 हो गई, मतलब काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर कितनी हो गई है? 64% से ऊपर हो गई है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? साक्षरता दर को बताया गया है। पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भिन्नता पाई गई है। मतलब स्त्री और पुरुष में अलग अलग जो क्या है, साक्षरता दर को पाया गया है, जो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जहाँ पुरुषों की साक्षरता कितना है? 82.14% बताया गया है। वहीं महिलाओं की साक्षरता 65.46% बताया गया है। मतलब पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14 बताया गया और महिलाओं की 65.46% है। इसी प्रकार साक्षरता की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देती है। मतलब इसी तरीके से स्थानीय लोग में जो रहने वाले हैं उनमें भी साक्षरता दर क्या है? भिन्न भिन्न है। जैसे कि एक तरफ जहां केरल 93.93% है और मिजोरम में 91.58% है, त्रिपुरा में 87.75%। राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता वाले राज्य हैं ये, जहाँ क्या है, साक्षरता दर काफ़ी अधिक पाई गई है। वहीं बिहार में 63.82, राजस्थान में 67.06, झारखंड में 67.65% आदि ऐसे राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी क्या है? कम पाई गई है इन राज्यों में। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे जनसंख्या और विकास। किस तरीके से जनसंख्या का विकास के साथ वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस स्थिति को हम देखेंगे, वो उसकी स्थिति कैसी है। विकास का मतलब क्या है? क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन में सतत वृद्धि है? यहाँ पूछा जाता है कि विकास का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि सिर्फ उत्पादन में वृद्धि करना है। देखते हैं किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं, यह कैसे पता करें? इन बातों पर आपने अर्थशास्त्र के पहले पाठ में पढ़ा होगा। ये चीज़ हम अर्थशास्त्र में भी देखे हैं कि किस तरीके से आर्थिक विकास का जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और किसी देश के आर्थिक विकास का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम किस तरह के मानवीय जीवन को विकसित जीवन कह सकते हैं। सवाल यहाँ ये उठते हैं कि हम जो मानव जीवन है वह उसको हम कैसे विकसित जीवन कह सकते हैं। इन सवालों के जवाब खोजने में 2 अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा है, जिन्होंने क्या है, अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाया है, खोजने की कोशिश की है और पता किया है। वे क्या हैं? पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन हैं। ये 2 क्या है, अर्थशास्त्रीय महान
ज्ञाता हैं जिन्होंने बताया है कि जो मानव जीवन का जो विकसित जीवन है वो कैसे है। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव रखे हैं। मतलब दोनों ने बोले तो महबूब उल हक ने और जो अमर्त्य सेन, इन दोनों ने क्या है मानव विकास को मापने के लिए क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के तहत उन्होंने कई ऐसे सुझाव रखे हैं। हक और सेन का मानना है कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वो जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो यहाँ क्या बताया गया है कि किस तरीके से हक और सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने क्या है कि विकास को इस बात पर निर्भर किया है कि मनुष्य किस तरीके से अपनी इच्छानुसार वह जी सकता है या नहीं जी सकता है। तो उनके पास वो जरूरी क्षमताएं होनी चाहिए जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आगे देखते हैं हम लोग। हक के अनुसार बताया गया है विकास का जो उद्देश्य है वह क्या है मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है। उनका हक, ये हक के अनुसार बताया गया कि अगर विकास का उद्देश्य मानव के द्वारा जीवन में अगर विकल्प मतलब ऑप्शन जीवन जीने के तरीके के अवसर अगर मिले तो क्या है जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि केवल आय वृद्धि मात्र नहीं है, मतलब सिर्फ आय का वृद्धि होना ही मात्र जीवन का विकास का उद्देश्य नहीं है। क्या है फिर आगे, मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। उन्होंने माना कि इसके लिए जरूरी है लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। जिस तरीके से हक ने क्या है कि मानव का जो विकास है वो क्षमताओं की वृद्धि को उनका भरपूर जो क्षमता है उसको वो भरपूर इस्तेमाल कर सके, जिससे क्या हो सके कि लोग अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य में अपने लिए खर्च, आय और जो संसाधन अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति वो कर सके। तो इन समान वितरण के लिए क्या है महिलाओं का सशक्तिकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वह उस कार्य को करने में योग्यता रखता हो, जिससे वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके, तो वही क्या है सशक्तिकरण है। तो सशक्तिकरण महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने निर्णय जो करना चाहती है वह स्वयं कर सके और आर्थिक विकास कर सके, आर्थिक विकास में भी अहम योगदान हो सके। अब आगे देखते हैं, इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने कुछ मूलभूत मापदंड तय किए। पहला मापदंड स्वास्थ्य से संबंधित है। किसी देश में लोग औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, इसे जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम, राष्ट्र संघ के द्वारा विकास के कार्यक्रम में एक बात बताई गई कि पहला मापदंड की मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें मनुष्य देश में कितनी आयु तक वह जन्म से वह कितनी आयु तक जीता है, तो वो जीवित रहता है, तो वो उसका क्या कहलाता है संभावित आयु कहलाता है। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्रायः अधिक उम्र तक जीवित रहता है। तो उनका मानना है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह क्या है उसकी उम्र क्या है वह अधिक उम्र तक जीवित रहेगा। दूसरा मापदंड है शिक्षा, जो बहुत ही जरूरी है। मनुष्य का शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा की ओर बढ़ना बहुत ही जरूरी है। लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारते हैं और उनकी कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। यहाँ ये दूसरा मापदंड शिक्षा की ओर बताया गया कि मनुष्य औसतन वो कितने वर्ष तक अब पाठशाला में या विद्यालय में गुजारता है और कितने वर्ष तक उसे शिक्षा ग्रहण करने की संभावना है। तीसरा मापदंड देखते हैं। तीसरा मापदंड बताया गया है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का आकलन किया जाता है। प्रति व्यक्ति मतलब देश के प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की आय, इस पक्ष पर आकलन किया जा सकता है। इन तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के मानव विकास को आंका जाता है। इसके अनुसार भारत का स्थान विश्व में
130वां है और इसे 609 अंक प्राप्त हैं। सर्वाधिक अंक 944 नॉर्वे को मिला है, जो मानव विकास में अग्रणी है। अग्रणी है मतलब मानव विकास में उन्होंने बहुत ही अच्छा स्तर बना करके रखा है। भारत में जन्म पर संभावित आयु कितना है? 68 वर्ष है, जबकि नॉर्वे में 81.6 वर्ष बताया गया है। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा है, जबकि नॉर्वे में औसतन वयस्क 12.6 वर्ष शिक्षा प्राप्त है। मतलब हमारे भारत की तुलना में अगर नॉर्वे में देखें तो 5.4 ये क्या है, भारत की वयस्क व्यक्ति कि स्कूल में पढ़े हुए को आकलन को बताया गया है, और जबकि नॉर्वे में क्या है 12.6 वर्ष शिक्षा प्राप्त है औसतन वयस्क व्यक्ति का। भारत के प्रति व्यक्ति सालाना आय 5,497 अमेरिकी डॉलर है, जबकि नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय 64,992 अमेरिकी डॉलर है। ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, जिसमें पृष्ठ 212 और 214 में बताया गया है। वैसे किसी देश के मानवीय विकास को आंकने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे साक्षरता दर, मतलब साक्षरता दर के हिसाब से भी कुपोषित बच्चों व वयस्कों की दर के, कुपोषित मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो वयस्क हैं उनके दर के आधार पर, शिशु व बाल मृत्यु दर के आधार पर, और मातृत्व मृत्यु दर, जहाँ माँ की मृत्यु हो जाती है उस दर के आधार पर भी किया जा सकता। इनके बारे में आप इस पुस्तक के अन्य अध्याय में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में कि किस तरह साक्षरता दर, कुपोषित दर, इन सब की स्थिति को हम अध्याय में पढ़ सकेंगे। अब आगे देखते हैं जनसंख्या एवं गरीबी। क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है कि जो गरीबी के कारण है, क्या वो गरीबी का जो कारण है वो जनसंख्या की वजह से गरीबी उत्पन्न हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी वाद विवाद बहस चल रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित है। कुछ लोग मानते हैं कि संसाधन जो है और उत्पादन कार्य करने के लिए जो लोग हैं उनकी संख्या कैसी है? सीमित है। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हो तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा। लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है। यह बताया कि अगर संसाधन का उपयोग और उत्पादन सीमित होने की वजह से बोला गया है, लेकिन साथ ही साथ कि अगर इसका उपयोग बोला गया है अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का क्या मिलेगा? लाभ कम मिलेगा। अगर क्या इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाएगा तो लोगों को संसाधन कम मिलेगा, जबकि बोलता है कि उपयोग करने वाले लोग अगर कम हो तो सबके लिए क्या है? अधिक संसाधन उपलब्ध होगा। अगर उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो अधिक संसाधन उपयोग होगा। लेकिन यह कहना आसान है और ये सरल और सीधा नहीं है। अब आगे देखते हैं। पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते हैं। वो ना तो रुके होते हैं और ना ही सीमित वो नहीं होते। वे तकनीक पर निर्भर है। उदाहरण के लिए जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर था जो सीमित थे। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि पहले एक बात मुद्दे सामने रखा है कि किस तरीके से संसाधन बोला गया है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते। वो किस पर निर्भर होते हैं? तकनीकों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि यदि अगर लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते हैं तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? जंगलों पर निर्भर हो जाए। मतलब जंगलों की लकड़ी पर ही या जो चीज़ें जंगलों से प्राप्त होगी उस पर निर्भर हो जाएगा, जो कैसा है? सीमित है। सीमित मतलब बहुत सीमित है, वो बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई नहीं है। लेकिन जब खनिज, कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। मतलब यहाँ क्या है? ऑप्शन मिला लोगों को कि किस तरीके से अगर जंगलों पर अगर निर्भर केवल रहने से
जंगल क्या है, वो क्या है, सीमित है, लेकिन विकल्प मिलने की वजह से क्या है, खनिज तेल जैसे या कोयला के उपयोग से भी ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है और विशाल भंडार सामने आए, जिससे क्या है, उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई। अतः तकनीकी बदलाव से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। अगर उत्पाद तकनीकी में अगर बदलाव ला करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आबादी को बांटने, मतलब जनसंख्या को बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो पाएगी। अब आगे देखते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने वाले लोग कितने हैं। वहाँ ये बताया गया कि अगर समाज में उत्पादन तो होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने वाले लोग कितने हैं उस जगह पर जिससे उत्पादन हो रहा है और उनकी कार्यकुशलता कैसी है, वो कार्य को किस तरीके से कर रहे हैं। समाज में अधिक कार्यकुशल, स्वस्थ और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, मनुष्य का कार्यकुशल में स्वस्थ और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी रूस में कई दशकों में आबादी कम होती जा रही है और वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वो इस बात से खुश नहीं है कि आबादी वहाँ कम हो रही है, इस बात से वो खुश नहीं हो। इसके लिए उन्होंने क्या है, आबादी को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर क्या होगा, कारखाने, दफ्तरों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए क्या है, उन्होंने उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है, सबसे जरूरी कि जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या है, उन जगहों पर कारखाने होंगे, दफ्तरें, खेतों में काम करने वाले लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उसके असमान वितरण के कारण होती जा रही है। तीसरी बात यहाँ ये निकल गई है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं है, मतलब गरीबों को जिन साधनों की कमी हो रही है या कमी है उनके पास, तो वो क्या असमान वितरण के कारण होती है, मतलब वितरण का सही तरीके से उपयोग या सही तरीके से ना पहुँच पाने की वजह से। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोगों में बांटना है तो ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर होगा। तीसरी बात यहाँ सामने ये आती है कि अगर उत्पादन को अगर बांटना है, सभी के लिए उपयोगी इस्तेमाल में उन चीज़ों का वो कर सके, तो इसके लिए क्या करेंगे, उत्पादन को सभी लोगों के लिए समान तौर से बांटेंगे, जिससे क्या होगा, ना कोई गरीब होगा और ना ही कोई अमीर होगा, क्योंकि सभी को बराबर मिलेगा। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है, अगर आबादी कम है तो भी फिर भी अगर असमानता है तो वितरण असमान होगा, कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। इसी का परिणाम है कि विकसित माने जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है, मतलब जो देश विकसित हो चुके हैं वो देश में भी क्या है, गरीबों की जो संख्या है वहाँ पे भी। यहाँ ये आरेख 5.4 में कुछ दिखाया गया है, जिसमें इस्तेमाल लेकर प्रति व्यक्ति के द्वारा किसका ऊर्जा को उपयोग किलो खनिज तेल के हिसाब से दिखाया गया है। तो यहाँ एक स्रोत के द्वारा वहाँ निकाला गया है, जिसमें हम अपने भारत की स्थिति को देखते हैं, जिसमें 614 प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। खनिज तेलों को दिखाया गया है कि किस तरीके से 614 लोग भारत में प्रति व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। उपयोग तालिका से इस बात की पुष्टि होती है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन जगहों में किस तरीके से ऊर्जा का उपयोग प्रति व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, ये आकलन दिखाया गया है। तो देखिए आप यहाँ पे स्थिति दिखाया गया है कि किस तरीके यूएस में 7032 प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग, खनिज तेलों का उपयोग किया जा रहा है।
इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, वहां विकसित देश के निवासी 2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करता है। ये तो क्या है, जनसंख्या यहाँ ये बताया कि जो खपत करता है, जिस तरीके से यहाँ भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया का हमने तालिका में देखा कि उसमें 1000 व्यक्ति में तेलों की जो खपत है वो बहुत ही कम है। लेकिन जो देश विकसित देश हैं वहाँ क्या है, व्यक्ति का क्या है 2000 से 7000 प्रति किलो व्यक्ति उसका क्या करता है, उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है। यदि हम भारत की पूरी आबादी जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं, जितना ऊर्जा को उपयोग करते हैं, इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है। मतलब अमेरिका जो ऊर्जा को उपयोग कर रहा है वो काफ़ी अधिक कर रहा है, जबकि अमेरिका की अगर तुलना करें तो भारत में सिर्फ 1/3 वो भारत ऊर्जा को उपयोग करता है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र कितनी है, 1/4 है ये। फिर भी वहाँ भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। यहाँ क्या है, आबादी यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बताया गया है कि भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। कौन देश करता है, मतलब अमेरिका करता है। यह अलग बात है कि भारत में भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते। समान रूप से मतलब सभी एक जैसे संसाधनों का उपयोग नहीं करते। शहर के लोग, विशेषकर अमीर लोग एक तरफ, और सुदूर अंचलों मतलब दूर के जो क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे गाँव हो या छोटे कस्बों में रहने वाले के जनजाति दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं, यह गणना करना बहुत ही कठिन है कि कितने अमीर लोग कर रहे हैं, कितने दूर दूर क्षेत्रों में, गाँव में, कस्बों में रहने वाले लोग इस बात के कि वो संसाधनों का कितना खपत कर रहे हैं, ये गणना करना बहुत ही क्या है, कठिन है, मुश्किल है। अगर हम यहाँ जान लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त हैं? शायद नहीं। गांधी जी ने कभी कहा था कि धरती पर हर इंसान की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त साधन है। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की कि संसाधन क्या है हमारी धरती पर, क्या इंसान की ज़रूरतों के लिए काफ़ी है, अगर किसी व्यक्ति के लालच के लिए नहीं, अगर लालच कर रहा है, लालच से अपने लिए वो ज़्यादा संग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है या संसाधनों का अधिक उपयोग कर रहा है, तो उसके लिए नहीं है। इस तर्क के साथ हमें यह भी स्वीकार करना है कि गरीब और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध जरूर है। मतलब ये स्वीकार करना होगा कि गरीब और ऊंची जनसंख्या, जहाँ की जनसंख्या अधिक वृद्धि है, उस संबंध को हमें क्या है, संबंध जरूरी है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। यह देखा गया कि विकसित देशों में जहां लोगों की शिक्षा और कार्यकुशलता अधिक है और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कारगर है, वहां बाल मृत्यु दर कम है और औसत उम्र अधिक है। यहाँ कि किस तरीके से आबादी, अगर जनसंख्या है तो अगर वहाँ पे अगर शिक्षा, अगर कार्यकुशलता, ये क्या है, विकसित देशों की स्थिति को बताया रहा है कि अगर लोग शिक्षित और अच्छे कार्य कर रहे हैं और स्वस्थ हैं, स्वस्थ सेवाएं पा रहे हैं, तो वहाँ की मृत्यु दर क्या होगी, मृत्यु दर कम होगी और उम्र क्या होगा, अधिक होगा। अब आगे देखते हैं उन देशों में प्रायः यह भी देखा गया है कि महिलाओं को स्वतंत्र और अपने जीवन और व्यवसाय करने में निर्णय लेने के अधिकार है। उन देशों में अगर देखा जाए तो महिलाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, मतलब आज़ाद हैं। वो अपने जीवन में क्या है, अपना जो व्यवसाय करना चाहती हैं वो स्वयं निर्णय लेने के अधिकार है, स्वयं करती हैं। इन सब बातों का एक प्रभाव यह भी है कि वहाँ लोग कम बच्चे पैदा करते। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, माता पिता को पता नहीं रहता कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं, अतः वे 2 से अधिक बच्चे को पैदा करते ताकि कोई तो बचेगा। इस तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता, तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है। मतलब जनसंख्या अधिक हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जिन देशों में वेतन कम
कम वेतन पर काम करना पड़े तो वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बाल मजदूरों का उपयोग करते हैं। मतलब छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है या किसी जगह पर वो काम करते हैं। यह भी अधिक बच्चा पैदा करने का एक कारण है। माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हों तो घर पर अधिक आमदनी होगी। अगर बच्चों की संख्या अधिक है तो घर में आमदनी, पैसे अधिक होंगे। जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित हैं, जहां महिलाएं शिक्षित हैं और उनका जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र है, जिन जगहों पर या जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित हैं तो उनका जीवन स्तर क्या होगा, या उनकी रुचि जो होगी वह संचालित, उसे चलाने के लिए वो क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, खुले तौर से अपने कार्य कर सकती है। वहाँ क्या होगा, वहाँ कम बच्चे पैदा करते और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल हो पाती है। मतलब बच्चों की संख्या कम होगी तो उनकी देखभाल, उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा सही ढंग से की जा सकती है। कुल मिलाकर यह देखा गया है कि उपयुक्त मायनों में विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षातया कम होती है। मतलब इन सब कारणों से देखा जाए तो विकसित समाज में जहाँ की समाज विकसित है उन समाजों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है, अपेक्षाकृत कम होती है। भारत में केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहाँ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर भी कैसी है, कम है। इन जगहों पे शिक्षा का होने की वजह से जहाँ महिलाएं शिक्षा पा करके अपने आप को स्वतंत्र, अपने अधिकार, अपने जो कार्य करना चाहती हैं उससे स्वतंत्र रूप से कर रही हैं, इसलिए क्या है, ऐसी जगहों पर जनसंख्या दर क्या होती है, कम होती है। इसका अर्थ यह है कि अगर सभी लोगों का विकास के लाभ पहुँचे, यदि इन सब का अर्थ यही होगा कि अगर लोगों का जो विकास हो रहा है वो लोगों को, सभी को लाभ प्राप्त हो, तो क्या है, संसाधनों की वितरण भी असमानता दूर करेगी। ये संसाधन सभी को समान रूप से मिलेगा, कोई भी संसाधन से असमान नहीं रहेगा या मतलब उन्हें कमी नहीं होगी। गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं, जो उनकी मूल आवश्यकता है, ऐसी चीज़ें एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, उन्हें काम भी मिलेगा और साथ ही वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो गरीब लोगों को पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। तो जनसंख्या और विकास की बीच खाई कम होगी। जो जनसंख्या है और विकास, उसके बीच की जो खाई है या दूरी है वो कम होगी, और साथ ही साथ आबादी का प्रश्न जो बढ़ रही है वो उसका भी प्रश्न वो भी कम होता चला जाएगा। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियां दूर करनी होंगी। अगर हमें इस दिशा की ओर चलना है तो जो विभिन्न बाधाएं जो बाधक डाल रही हैं या रुकावट डाल रही हैं उन सबको और नीतिगत सही तरीके से विसंगत जो बुरी चीज़ें उन्हें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, ईमानदारी के कहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचारों को व्यवहार करने में लागू करना होगा, ताकि हम समाज में बुनियादी तौर से लोगों को या समाज में उनकी जो संसाधन की आवश्यकता है, उन्हें शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि कम और सही ढंग से संसाधनों की पूर्ति करने में आसानी होगी। तो बच्चों, आप लोगों का लेसन यहीं तक कंप्लीट होता है। आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण हैं? ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दें। ये 2 क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।